अक्सर जब बच्चे गलतियां करते हैं तो घर के बड़े बुजुर्ग उनको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जरा सोच कर तो देखिए कि अगर बच्चों के साथ साथ बड़े बुजुर्ग भी गलतियां करने लगे तो फिर क्या होगा। आज की कहानी में भी एक पिता अपनी बच्ची को सही रास्ते पर लाने की बजाय खुद एक ऐसे सफर पर निकल पड़ता है कि जिसकी वजह से एक नहीं बल्कि दो लोग हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर ही नहीं चले जाते हैं, बल्कि उसके बाद कई और लोग भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी अंदर ही अंदर झकझोर कर रख देने वाली है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है अलीगढ़, और इसी अलीगढ़ का एक थाना पड़ता है सिविल लाइन, और इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है जमालपुर, और इसी जमालपुर गांव का रहने वाला है शकील अहमद। शकील के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा 7 बेटे हैं, जिसमें सबसे बड़ा बेटा सलमान और दूसरा बेटा आमिर। सलमान जो अपने पिता के साथ इलेक्ट्रीशियन का काम करता है, तो वहीं आमिर टाइल्स लगाने का काम करता है। आमिर जिसकी उम्र है लगभग 25 साल के आसपास। बात कर रहा हूं मैं 6 जून 2024 की रात के लगभग 10 बजे के आसपास की। दरअसल आमिर के नंबर पर एक फोन आता है और बातचीत करते हुए अपने घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन देर रात तक भी आमिर जब अपने घर पर वापस नहीं आता है, शकील अपने बेटे के नंबर पर फोन करता है, लेकिन अब आमिर का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। उसके बाद शकील आमिर के जितने भी जानने वाले दोस्त होते हैं सबके नंबरों पर फोन करता है और अपने बेटे के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन बावजूद इसके आमिर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं चल पाता है, और देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। लेकिन अगली सुबह तक भी आमिर ना तो अपने घर पर वापस आता है और ना ही उसका मोबाइल ऑन हो पाता है। लेकिन तभी अगले दिन 10 बजे के आसपास अलीगढ़ के भमो रेलवे लाइन पर एक लड़के का डेड बॉडी पुलिस को बरामद होता है। पुलिस जब डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसके शरीर पर कई जगहों पर चोट और घाव के निशान मौजूद है, जिसे देखकर पुलिस अंदाजा लगाती है कि शायद ट्रेन के सफर के दौरान ये लड़का ट्रेन से नीचे गिर गया होगा, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई है। पुलिस जब उस डेड बॉडी के बारे में वहां मौजूद लोगों से पूछताछ करती है तो कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी का शिनाख्त भी नहीं कर पाता है। लेकिन पुलिस जब उसके कपड़ों की तलाशी लेती है तो आखिरकार उसके पॉकेट से एक पर्स मिल जाता है, जिसमें उसका आधार कार्ड मिल जाता है, जिस आधार कार्ड पर उसका नाम आमिर लिखा हुआ था। आखिरकार आमिर की पहचान हो जाती है। जैसे ही आमिर का आधार कार्ड मिल जाता है, पुलिस तुरंत ही इस बात की जानकारी आमिर के पिता शकील को देती है। शकील को जैसे ही मालूम चलता है, शकील अपने पूरे परिवार के साथ घटनास्थल पर पहुंचता है, और जब अपने बेटे को मृत अवस्था में देखता है, सब के सब चीख चीख कर रोने लगते हैं। पुलिस शकील को समझाते हुए कहती है कि तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है। इस पर शकील पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि नहीं साहब, मेरे बेटे की हत्या किया गया है। दरअसल कल रात को उसके नंबर पर एक फोन आया था और बातचीत करते हुए अपने घर से निकल गया था। उसके बाद ना तो घर पर वापस आया और ना ही उसका मोबाइल ऑन हुआ। शकील जैसे ही मोबाइल का नाम लेता है, पुलिस अब घटनास्थल का काफी बारीकी तरीके से मुआयना करती है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस को आमिर का मोबाइल नहीं मिलता है। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और फिर शकील की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके इस मामले की छानबीन करना शुरू कर देती है। पुलिस इस मामले की छानबीन करते हुए सबसे पहले आमिर के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकालती है। कॉल डिटेल को जब चेक करती है तो आखिरकार उसमें एक ऐसा नंबर मिल जाता है जिस पर आमिर ने आखिरी बार बातचीत किया था। दरअसल आमिर उस नंबर पर पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करता आ रहा था। पुलिस जब उस नंबर का कॉल डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी निशा के नाम पर रजिस्टर्ड है, और ये निशा कोई और नहीं बल्कि आमिर के ही गांव की रहने वाली है। निशा के अब्बू का नाम है फिरोज अली और माँ का नाम है नूरजहां बेगम। पुलिस को जैसे ही इस तरह का डिटेल मिल जाता है, पुलिस अब निशा से पूछताछ करने के लिए उसके घर पर जाती है, तो मालूम चलता है कि निशा के घर पर बाहर से दरवाजे पर
ताला लगा हुआ है और उसके घर का कोई सदस्य भी वहां पर मौजूद नहीं है। पुलिस जैसे ही इस तरह का नजारा देखती है, पुलिस को अब कहीं ना कहीं निशा के परिवार वालों को लेकर शक पैदा हो जाता है। उसके बाद पुलिस अब निशा के पूरे परिवार को ढूंढना शुरू कर देती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है। 2 दिन का समय गुजर जाता है, लेकिन बावजूद इसके निशा के परिवार के बारे में कुछ भी मालूम नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही 2 दिन का और समय गुजर जाता है, आखिरकार 10 जून 2024 को इधर एटा जिले के बलावन थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है बहादुरपुर, और इसी बहादुरपुर गांव का रहने वाला है पंकज तिवारी। पंकज जब गांव के बाहर नहर किनारे होते हुए अपने खेतों पर जा रहा था, तो देखता है कि नहर किनारे झाड़ियों से एक लड़की की कराहने की आवाज सुनाई दे रही है। पंकज जब जाकर झाड़ियों में झांकता है, तो झाड़ियों के अंदर का नजारा देखकर पंकज के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। दरअसल उस झाड़ी में एक लड़की काफी गंभीर अवस्था में पड़ी थी। उसके शरीर से काफी मात्रा में खून भी बह रहा था, लेकिन वो लड़की अभी भी जिंदा थी। पंकज उस लड़की से एक पर एक कई तरह के सवाल करता है, लेकिन बावजूद इसके वो लड़की कोई जवाब नहीं देती है। लेकिन पंकज जैसे ही इस तरह का नजारा देखता है, अब वो जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगता है। पंकज की चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग भी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और फिर उस लड़की को झाड़ियों से बाहर निकालते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक व्यक्ति इस बात की जानकारी बलावन थाने में दे देता है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस तुरंत ही अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और जब उस लड़की को चेक करती है, तो मालूम चलता है कि उसके गर्दन पर एक गोली लगी है। क्योंकि लड़की अभी भी जिंदा है, इसीलिए पुलिस उस लड़की को आनन फानन में लेकर नजदीकी हॉस्पिटल में जाती है। डॉक्टर जब उस लड़की का ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं, आखिरकार कुछ घंटों के बाद वो लड़की होश में आ जाती है। लड़की जब होश में आ जाती है, पुलिस जाकर उस लड़की से पूछताछ करती है कि तुम्हारा नाम क्या है। इस पर वो लड़की अपना नाम निशा बताती है। निशा पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरे अब्बू का नाम है फिरोज अली और मेरी माँ का नाम है नूरजहां बेगम। दरअसल मैं इसी बलावन थाना क्षेत्र के अंतर्गत बरथर गांव की रहने वाली हूँ, लेकिन मेरा पूरा परिवार अलीगढ़ के जमालपुर गांव में रहता है। निशा जब ये सारी बातें पुलिस वालों को बताती है, पुलिस फिर से निशा से सवाल करती है कि तुम्हारे साथ इस तरह की हरकत किसने किया है। इस पर निशा थोड़ी देर तक सोचने के बाद पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मुझे इस हालत में पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा ही परिवार है। दरअसल निशा अपने अम्मी अब्बू के अलावा छोटे भाई साहिल का नाम लेती है। साहिल जिसकी उम्र है लगभग 14 साल के आसपास। निशा जब अपने परिवार वालों का ही नाम लेती है, पुलिस निशा की तहरीर पर उसके अम्मी अब्बू से पूछताछ करने के लिए बरथर गांव में जाती है। तो मालूम चलता है कि बरथर गांव में भी जो उसका घर है, उस घर पर भी बाहर से दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। जब वहां पर भी निशा का परिवार नहीं मिलता है, पुलिस अलीगढ़ के जमालपुर गांव में जाती है। लेकिन पुलिस जब जमालपुर गांव में पहुंचती है, तो पुलिस को मालूम चलता है कि दरअसल सिविल लाइन थाने की पुलिस भी फिरोज के पूरे परिवार को ढूंढ रही है। उसके बाद दोनों थाने की पुलिस फिरोज के पूरे परिवार को ढूंढना शुरू कर देती है और साथ ही साथ अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है। लेकिन जैसे ही 2 दिन का और समय गुजर जाता है, आखिरकार 12 जून 2024 को एक खबरी इसी बलावन थाने में पहुंचता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, फिरोज अपनी पत्नी के साथ आसपुर गांव में मौजूद है। दरअसल दोनों वहां से कहीं भागने की फिराक में हैं। खबरी जैसे ही फिरोज का लोकेशन देता है, उसके बाद पुलिस अपनी टीम के साथ आसपुर गांव में जाती है और वहां से फिरोज और उसकी पत्नी को अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर फिरोज से इस पूरे वारदात के बारे में पूछताछ करना शुरू करती है। फिरोज भी बिना किसी सख्ती या दबाव के अपनी सारी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन फिरोज जब इस पूरे वारदात की पूरी कहानी बताता है, तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस वाले भी कुछ देर तक फिरोज और उसकी पत्नी की तरफ देखते ही रह जाते हैं। फिरोज जो अपने पूरे परिवार के साथ अलीगढ़ के जमालपुर गांव में रहता है और राज मिस्त्री का काम करता है। दरअसल काम के दौरान ही एक दिन फिरोज की मुलाकात
आमिर से होती है, क्योंकि आमिर भी टाइल्स लगाने का काम करता है। उसके बाद आमिर और फिरोज दोनों एक साथ ही काम करने लगते हैं। इसीलिए आमिर सबसे पहले फिरोज के घर पर जाता है और उसको अपने साथ लेकर अपने काम पर जाता है। लेकिन एक दिन आमिर जब फिरोज के घर पर जाता है और पहली बार जब उसकी बेटी निशा को देखता है, तो निशा की खूबसूरती देखकर पहली नजर में ही उसको पसंद कर लेता है। उसके बाद आमिर जब भी फिरोज के घर पर जाता है, कैसे भी मौका निकालकर निशा की तरफ देखने लगता है। बार बार जब निशा की तरफ देखने लगता है, तो निशा को भी समझने में देर नहीं लगती है कि आमिर उसको पसंद करने लगा है। दरअसल इधर निशा भी कहीं ना कहीं आमिर को पसंद करने लगती है। उसके बाद जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, आखिरकार एक दिन आमिर अपने दिल की बात निशा से कह देता है। आमिर जैसे ही अपने प्यार का इजहार करता है, निशा भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद आमिर और निशा के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, उसके बाद निशा और आमिर एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करते हैं, बल्कि जब भी मौका मिलता है एक दूसरे से मुलाकात भी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, आखिरकार एक दिन इस बात की जानकारी निशा के परिवार वालों को मालूम चल जाता है। निशा के अब्बू फिरोज को जैसे ही मालूम चलता है, फिरोज अपनी बेटी की बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। साथ ही साथ निशा के ऊपर पाबंदियां भी लगा देता है, जिसकी वजह से निशा का घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद हो जाता है। इसीलिए चाहकर भी निशा और आमिर एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए एकदम से बेचैन हो जाते हैं। इसीलिए एक दिन मौका निकालकर निशा आमिर से मुलाकात कर लेती है। निशा आमिर से मुलाकात तो कर लेती है, लेकिन इस बात की जानकारी फिर से फिरोज को मालूम चल जाता है। फिरोज को जब पूरा भरोसा हो जाता है कि उसकी बेटी अब उसकी बात मानने वाली नहीं है, आखिरकार फिरोज अपने साले इश्तियाक को घर पर बुला लेता है और फिर इश्तियाक से कहता है कि तुम ही अपनी भांजी को समझाओ। इश्तियाक भी निशा को काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन निशा अपने परिवार वालों की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। हालांकि इसके बावजूद भी फिरोज का पूरा परिवार निशा के ऊपर काफी दबाव डालने लगता है, जिसकी वजह से निशा चाहकर भी आमिर से मुलाकात नहीं कर पाती है। 6 जून 2024 को रात के समय निशा का पूरा परिवार खाना खाने के बाद छत पर सोने के लिए चला जाता है। उस रात को निशा का मामा इश्तियाक भी घर पर ही मौजूद था। निशा जब देखती है कि उसका पूरा परिवार छत पर काफी गहरी नींद में सो रहा है, निशा को मौका मिल जाता है। रात के लगभग 10:30 बजे के आसपास निशा आमिर के नंबर पर फोन करती है और उसको मिलने के लिए अपने घर पर बुलाती है। इधर आमिर भी निशा से मिलने के लिए काफी बेताब हो रहा था। आखिरकार आमिर को जब मौका मिल जाता है, रात के लगभग 11 बजे के आसपास निशा के घर पर पहुंच जाता है। निशा जो अपने घर का दरवाजा पहले से ही खोल रखी थी। आमिर जब निशा के घर पर पहुंचता है, निशा उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में लेकर जाती है और फिर दोनों थोड़ी देर तक वहीं बैठकर बातचीत करने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद निशा के मामा इश्तियाक की नींद खुल जाती है और वो बाथरूम करने के लिए छत से नीचे उतरकर नीचे की तरफ आता है। जब नीचे की तरफ आता है, निशा और आमिर को बातचीत करते हुए सुन लेता है। जैसे ही आवाज सुनाई देती है, इश्तियाक अपने बहनोई और बहन को भी नीचे बुला लेता है। साथ ही साथ निशा का छोटा भाई साहिल भी नीचे उतर कर आ जाता है। जैसे ही तीनों नीचे उतर कर आते हैं और अपने सामने जब आमिर को देखते हैं, उसको पकड़कर लाठी डंडों से उसकी बुरी तरीके से पिटाई करना शुरू कर देते हैं। आमिर की जब पिटाई करना शुरू करते हैं, निशा उसको बचाने की कोशिश भी करती है, लेकिन निशा का पूरा परिवार आमिर की पिटाई करने के बाद आखिरकार उसका गला दबाकर वहीं पर उसकी हत्या कर देते हैं। आमिर की जब मौत हो जाती है, उसी रात को फिरोज अपने साले इश्तियाक के साथ आमिर की डेड बॉडी को लेकर इसी अलीगढ़ के भमो रेलवे लाइन पर जाते हैं और रेलवे लाइन पर ही आमिर की डेड बॉडी को डालकर वहां से अपने घर पर चले आते हैं। जब अपने घर पर पहुंचते हैं, उसी रात को ही सब के सब अपने घर से बाहर निकलते हैं।
दरवाजे पर बाहर से ताला लगा देते हैं और फिर फिरोज अपने पूरे परिवार के साथ एटा जिले के बरथर गांव में पहुंच जाता है। दरअसल फिरोज को लगता है कि निशा जब वहां से दूर जाएगी कुछ दिनों के बाद आमिर को भूल जाएगी, लेकिन जब बरथर अपने पैतृक गांव में पहुंचता है निशा को काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन निशा अपना मुंह बंद करने के लिए तैयार ही नहीं होती है, जिसे लेकर फिरोज के पूरे परिवार को डर सताने लगता है कि निशा की वजह से सब के सब पकड़े जाएंगे। 2 दिनों तक निशा को समझाने की कोशिश करते हैं। निशा जब अपनी जिद से पीछे नहीं हटती है, आखिरकार फिरोज का पूरा परिवार निशा को भी इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है और फिर निशा को इस दुनिया से हटाने से पहले उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए एक जगह ढूंढते हैं। जैसे ही जगह मिल जाती है, आखिरकार 9 जून 2024 को रात के समय फिरोज का पूरा परिवार 2 बाइक पर सवार होकर अपने घर से बाहर निकलता है और निशा से कहता है कि हम जमालपुर में चल रहे हैं। रात के लगभग 8:30 बजे के आसपास जब अपने घर से बाहर निकलते हैं, घर से निकलकर लगभग 15 किलोमीटर दूर इसी बहादुरपुर गांव के नहर किनारे पहुंच जाते हैं। जब वहां पर सुनसान जगह दिखाई देती है, गाड़ी को वहीं पर खड़ी कर देते हैं, साथ ही साथ निशा को बाइक से उतारते हैं और उसके बाद फिरोज और उसकी पत्नी निशा का हाथ और पैर पकड़ लेते हैं। इश्तियाक अपने पास से एक देसी तमंचा निकालता है और निशा की गर्दन पर सटाकर फायर कर देता है और उसके बाद निशा को घायल अवस्था में झाड़ियों में फेंक देता है। दरअसल फिरोज के पूरे परिवार को लगता है कि निशा की मौत हो चुकी है और फिर उसके बाद सब के सब मौके से फरार हो जाते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से निशा की जान बच जाती है। फिरोज अपनी बेटी की हत्या एटा जिले में इसलिए करता है क्योंकि उसको पूरा भरोसा होता है कि पुलिस उस तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगी, लेकिन फिरोज अपनी लाख चालाकी करने के बावजूद भी पुलिस के हाथों चढ़ जाता है। वाकई में फिरोज जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस फिरोज की तहरीर पर उसके साले इश्तियाक और उसके बेटे साहिल इन दोनों को भी अपनी हिरासत में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन चारों आरोपियों को अपनी हिरासत में लेकर इन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल तो भेज दिया है, लेकिन निशा अभी भी हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।